नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। भाई, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में हर तरफ हरियाली, ये सुहावना मौसम और ये बारिश की बूंदें किसे पसंद नहीं होती। लेकिन हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी बातों को ध्यान रखना होता है। और जो किसान खास तौर से उद्यानिकी कर रहे हैं, जिसमें फल, सब्जी व फूलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें तो विशेष तौर पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो जी हाँ, आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में उद्यानिकी में सामयिक कार्य। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी, कृषि वैज्ञानिक, उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। और साथ ही हमारे साथ एक सफल महिला कृषक के रूप में हैं ललिता कुशवाहा जी, जो कि भोपाल से ही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। और जैसा कि हमारा आज का विषय है वर्षा ऋतु में उद्यानिकी में सामयिक कार्य, तो इस विषय पे आप सर हमारे किसान भाइयों को कृपया ये बताइए कि अभी वर्तमान में हमें वर्षा ऋतु में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए व किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय जो वर्षा ऋतु में हमारी अभी मानसून लगभग मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, हमारे भोपाल में भी प्रवेश कर चुका है और अधिक बारिश होने की वजह से हमारे किसान काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ख़ास करके अभी मैं बात करूं तो उद्यान की फसलों को लेकर, तो उसमें हमारे किसान भाई जो पूर्व में सब्जी लगाए हुए हैं किसानों ने, या फिर अब वो वर्षा ऋतु की सब्जियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ख़ास तरीके से आप किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पानी का भराव अपने पौधे के पास न होने दें। अगर कोई फलदार वृक्ष उन्होंने लगाया है तो उसके समुचित पानी की निकासी का उसे जो है व्यवस्था रखनी है। जहाँ पर सब्जी किसान भाई कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा प्रबंध नाली का कर दें कि जो अतिरिक्त पानी है उस नाली के रास्ते पानी बाहर निकल जाए। साथ ही साथ जो किसान भाई अधिक पानी की वजह से प्रभावित होते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों को कुछ जैविक या रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सब्जियों और फल को बचाते हुए अपना बरसात में खेती करनी है। साथ ही साथ हमारे किसान भाई काफ़ी प्रभावित होते हैं कि बहुत अधिक बारिश होने की वजह से उसमें परागण नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों को यहाँ आवश्यक रूप से समझना है कि बरसात के समय में सुबह के टाइम पर किसी भी दवाई का छिड़काव किसान भाई न करें। और जो हमारे एक चूने के रूप में किसान भाई सभी जानते हैं, तो जितने भी फलदार वृक्ष हैं उसमें एक चूने का लेप नीचे पौधों पर लगा दें। तो अधिक बारिश की वजह से वो जो हमारे फलदार वृक्ष प्रभावित होते हैं, मिट्टी के आसपास जो तने से प्रभावित होते हैं, तो उससे वो काफ़ी हद तक उसमें बच जाएंगे। तो पानी के निकासी का समुचित प्रबंध रखें किसान भाई, और उठी हुई जो बेड है उसके माध्यम से सब्जियों की खेती करने का प्लानिंग करें। और जो सब्जियों की पौध उत्पन्न करने की बात है बरसात के समय में, तो उसमें भी लगभग 1 से 1.5 फीट उठी हुई बेड को बनाकर किसान उस पर अपनी सब्जियों की रोपका तैयार करें। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। सर, इसी के साथ जैसे कि बारिश के दिनों में अक्सर ये समस्या देखी जाती है कि फल फूल और सब्जियों की बात करें हम उद्यानिकी में, तो विषाणुओं का प्रकोप हो जाता है। तो सर, इस समस्या से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। ये भी एक बरसात के समय में बहुत बड़ी समस्या रहती है किसान भाइयों के सामने, कि जब हम सब्जी लगाते हैं या फल लगाते हैं या फूल लगाते हैं तो उसमें विषाणु रोग की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और मैं मुख्यतः बात करूं मिर्च, टमाटर, बैंगन की, तो उसमें विषाणु रोग से कभी कभी किसान 90% से लेकर 100% तक उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से बाज़ार भाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उसके लिए बरसात के समय में अगर विषाणु रोग की रोकथाम करनी है तो उसके लिए सब्जियों में किसान भाइयों को गेंदे के पौधों का इस्तेमाल अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे जैविक विधि की तकनीक है, येलो ट्रैप और विलू ट्रैप, जो नीले और पीले ट्रैप होते हैं, सब्जियों के फसल के बीच में 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रैप पीले कलर के और 8 से 10 ट्रैप नीले कलर के अपनी सब्जियों के फसल के बीच में किसान भाई टांग के रखें। साथ ही साथ जो उसमें इल्ली आती है, इल्ली के लिए जो जैविक कंट्रोल होता है और रासायनिक कंट्रोल भी उसको हम कहेंगे, कि जो हमारा प्रपंच होता है, फेरोमोन ट्रैप होता है, उनका इस्तेमाल करते हुए जो इल्ली आक्रमण करती है, जिसकी वजह से हमारे वायरस की भी समस्या बढ़ती है, थ्रिप्स और माइट्स,
ये मुख्य कीट होते हैं जिसकी वजह से वायरस फैलता है। तो उसके नियंत्रित के लिए येलो और ब्लू ट्रैप को कंट्रोल करते हुए हमें उसको नियंत्रित करना है और वायरस को कंट्रोल करना है। अगर किसान भाई मक्का की 2 लाइनें चारों तरफ अगर लगा दे सब्जियों के, तो उससे भी हमारा बरसात में वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें कुछ रासायनिक तरीके हैं कि जैसे फिप्रोनिल का स्प्रे किया जाए तो उससे भी वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये 3-4 तरीके करके किसान भाई पूरे हमारे वर्षा ऋतु में वायरस को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। जी सर। सर खास तौर से देखा जाता है कि अमरूद के जो वृक्ष होते हैं उनके फलों में अक्सर देखा जाता है कि अमरूद में इल्लियों का प्रकोप हो जाता है, तो उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है? हाँ, ये मैडम आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है कि किसान भाइयों को बरसात के समय में जब अमरूद आता है बाज़ार में और बाहर से वो अमरूद बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन जब किसान उस अमरूद को फोड़ता है या तोड़ता है या काटता है तो उसमें बहुत बारीक बारीक इल्लियाँ बहुत दिखाई देती हैं। तो वो फल मक्खी एक मक्खी रहती है जो अपना जो है एग उसमें छोड़ देती है और जिससे बहुत सारी इल्लियाँ बच जाती हैं। उसके लिए हमारे किसान भाइयों को नियंत्रित करने के लिए एक फल मक्खी प्रपंच होता है। अगर हमने 1 एकड़ में 8 से 10 फल मक्खी प्रपंच लगभग 5.5 से 6 फीट की ऊंचाई पर अगर हम टांग देते हैं तो उसमें जितने भी फल मक्खी होती हैं वो सारी उस फल मक्खी प्रपंच में आ जाती हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों को करना है कि एक गुड़ का घोल बनाए, 100 लीटर पानी में आधा किलो या 1 किलो गुड़ लेके और उसमें क्लोरोपाइरीफास का घोल बना लें और उसको पत्तों के ऊपर, अगर कहीं नीचे खरपतवार है उस पर भी छिड़काव करें। तो जितनी भी इल्ली होती हैं, चाहे वो अमरूद की बात करें या नींबू की बात करें या आम की बात करें, तो उस इल्लियों को काफ़ी हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो किसान भाई जो इल्ली की वजह से परेशान होते हैं, बाज़ार में उन्हें बाज़ार भाव नहीं मिल पाता, उसके लिए किसान भाई शुरुआत से ही बरसात के समय में जो नीचे फल गिरते हैं और सड़ते हैं उन फलों को एकत्रित करके अलग कहीं जाके उसे मिट्टी में दबा दे। अन्यथा वो फल मक्खी उस अमरूद में रहती है और अमरूद से नीचे ज़मीन से निकलने के बाद फिर उसका प्रोण बन के उड़ जाती है और फिर वो नए फल पे बैठती है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो ज़मीन पे गिरे हुए फल हैं, सड़े हुए फल हैं, उनको एकत्रित करके कहीं दूसरी जगह मिट्टी में दबा दें और उस पर ये पानी और गुड़ का छिड़काव करें क्लोरोपाइरीफास मिलाकर, तो उससे काफ़ी हद तक फल मक्खी से बचा जा सकता है। सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से विषाणु और इल्लियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। और इसी के साथ अब हमारे साथ जो सफल महिला कृषक हैं, तो उनसे हमारा प्रश्न है, ललिता जी, आप फसल जो है वो वर्तमान में किस तरह की फसलें ले रही हैं और साथ ही साथ क्या आप पशुपालन भी करती हैं? हाँ, हमारे यहाँ खेती भी होती है और हमारे यहाँ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। सब्जियाँ मेन हमारे आय का साधन भी है जी। और जैसे अभी बरसात का टाइम है तो बरसाती सब्जियां हैं, बेलदार सब्जियां हैं, जैसे हमारे यहाँ लौकी है, करेला है, गिलकी है और भिंडी है। इस समय ये सारी सब्जियां उगी हैं, इनसे काफ़ी अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है जी। और इसके साथ साथ हम पशुपालन भी कर रहे हैं। तो मैडम, पशुपालन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मतलब अपने आसपास साफ सफाई का, छोटे पशुओं का, आहार का, इस तरह से, मतलब किस तरह से आप करती हैं पशुपालन? पशुपालन हम खेती कर रहे हैं तो पशुपालन हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि पशुओं का जो आहार है तो हमें खेतों से प्राप्त हो जाता है। यदि हम खेती कर रहे हैं तो उससे हमें भूसा भी प्राप्त हो जाता है, चारा भी, और जो धान होती है उससे पैरा भी प्राप्त हो जाता है। और जो हम सब्जियां लगा रहे हैं तो 12 महीना उससे हमें चारा भी हमारे पशुओं के लिए प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि पशुपालन जो हमारा है तो खाने का जो उनका आहार है तो पूरा हमें खेतों से प्राप्त हो जाता है, जो ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। क्या आपके इस कार्य में आपके परिवार के लोग भी सब सहयोग करते हैं? हाँ, ये हमारा पुश्तैनी कार्य है जी। और इसमें हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लगे रहते हैं इस काम में, कृषि काम में। जो घर की महिलाएं हैं वो भी सभी कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए चाहती हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है और हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से, और साथ ही हमारे साथ सफल महिला कृषक के रूप में हैं ललिता कुशवाहा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपसे हमारा प्रश्न है कि उद्यानिकी में क्या हम जैविक खेती जो है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं? आज की जो किसानों की मांग है वो जैविक खेती की बात हम जब करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि जैविक खेती को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो जब जैविक खेती की बात आती है तो उद्यान की उसमें एक अहम पार्ट है, क्योंकि हम जो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, फलों का हम उपयोग करते हैं, तो उसमें जैविक का होना बहुत परम आवश्यक है। तो उसके लिए हम अगर फलदार वृक्ष की बात करते हैं तो उसे हम आसानी से जैविक किया जा सकता है। और अगर हम यहाँ जैविक की बात करते हैं तो संरक्षित संरचनाएं अगर हम उद्यानिकी में अपना लें तो उसमें 100% हम जैविक कर सकते हैं। जैसे एक नेट हाउस होता है या पॉली हाउस होता है, तो उसमें तो हम जैविक करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर हम सब्जियों की बात करते हैं जैविक के लिए, तो उसमें देसी गोमूत्र और देसी गोबर का होना परम आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी में कार्बनिक तत्व काफ़ी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में DAP और यूरिया देते हैं। तो उसके लिए हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, और उसके कीटों के नियंत्रित के लिए हमें गोमूत्र का, छाछ का, और जो हम लहसुन, अकौवा और अरंडी की बात करते हैं उसका वो बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, उसके माध्यम से हम सब्जियों पर अगर हम समय समय पर उसका छिड़काव करते हैं, और हमने जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, और हम केंचुए की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पूरी तरह से 100% हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, जैविक कर सकते हैं। क्योंकि समस्या हमारे कीटों की आती है सब्जियों में मुख्यतः, तो उसके नियंत्रित के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने भी जो है अनुशंसाएँ अब कर चुके हैं या की हैं। उसके लिए हमारा जैसे लहसुन है, अकौवा है, नीम है, अरंडी है, उसको अगर हम एक साथ पीस के और उसका काढ़ा बना लें और उसका समय समय पे छिड़काव करते रहें, और खट्टी छाछ और गोमूत्र का छिड़काव करते रहें, तो हम सब्जियों से भी जैविक खेती आसानी से कर सकते हैं, और फलों में भी बहुत अच्छे से हम जैविक खेती कर सकते हैं। जी सर। तो सर, जैविक खेती करने से क्या हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? ये भी एक अहम क्वेश्चन है कि हम जो है उसकी लागत को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे या घटाएंगे जैविक खेती में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, अगर हम जैविक खेती करते हैं, क्योंकि बाजार में रासायनिक दवाइयों का बहुत अधिक भाव है, जो कि स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं नुकसान, जो कि स्वास्थ्य को भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को भी हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक तो लागत को हम कम कर रहे हैं, अपनी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, देसी गोमूत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, गोबर क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, हमारा जो है नीम की निमोली, नीम के पत्ते, हमारा लहसुन, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। हम उसका इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को करते हैं, तो उसमें हम अपनी जो लागत है खेती की उस काफ़ी हद तक हम कम कर लेते हैं, और हमारे उत्पादन, जो किसान भाइयों की भ्रांति है कि उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि पहले साल जब किसान भाई हमारा जैविक खेती करता है तो हो सकता है कि उसमें 10 या 15% का उत्पादन का उस पर जो है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, लेकिन अगले साल फिर वो एकदम से जंप मारता है और वो वहीं आ जाता है, और आपकी लागत लगभग आपकी 30 से 40% लागत आप कम कर लेते हैं, जो बहुत एक खेती का अहम पार्ट है।
तो 30 से 40% लागत कम करना और उत्पादन को आपको एक कांस्टेंट रखना या बढ़ाना, ये जैविक खेती का एक मुख्य आधार है और जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है। और आज हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो हम उसमें सब्जी, फल, फूल और हम जो हमारे धान और गेहूं की बात कर रहे हैं उसमें भी हम जैविक में बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी दी। सर इसी के साथ एक मतलब प्रश्न उठ रहा है मन में कि क्या हम किसी फसल के साथ सह फसल को भी साथ में ले सकते हैं, मतलब जैसे इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या वर्षा के दिनों में इससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, ये हमारे किसान भाई पूछते हैं, जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं तो बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे पास कि हम सह फसली में क्या कर सकते हैं। तो जैसे किसान भाई अभी अदरक लगाते हैं बरसात के समय में और हल्दी लगाते हैं, तो अदरक और हल्दी 30 से 35 दिन में जो है अंकुरित होता है और वो अंकुरित होने के बाद ज़मीन से बाहर आता है। अगर उस टाइम पे जब हम अदरक लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं, अगर उसी समय हम किसी गिलकी का या ककड़ी का अगर हम बीज लगा दें तो वो जैसे ही 4 से 5 दिन में उसका अंकुरित होगा और 30 से 35 दिन में अदरक या हल्दी अंकुरित होती है, तो 30 से 35 दिन में वो पत्ता ककड़ी का, करेले का, गिलकी का वो लगभग हमारे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और लगभग 1 फीट के पौधे लगभग हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा अदरक ज़मीन से बाहर आता है तो हमारा हल्दी बाहर आती है, तो उससे पहले हमारा ककड़ी, करेला, गिलकी, तोरई ये ज़मीन से ऊपर आके ऊपर बढ़ने लगती है और उसे हम सपोर्ट देके ऊपर ले जाते हैं। और हमारे मिट्टी का जो कटाव होता है उस मिट्टी के कटाव को दोनों फसलें सह फसली के रूप में नियंत्रित करते हैं और हमारी जो एक समय में एक आमदनी होती है तो हमारा हम 2 या 3 फसलों से एक साथ हम अपनी आमदनी ले सकते हैं। सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सह फसली लेने से हमें एक तो मिट्टी के कटाव से भी जो है वो बचाव मिलेगा और साथ ही साथ किसानों को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी के साथ ललिता जी आपसे हमारा प्रश्न है कि आपके गांव में जो स्थानीय महिलाएं हैं क्या उनको स्वरोजगार या स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? जी मैडम, हमारे यहाँ अभी के कृषि वैज्ञानिक जो जिला के थे उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ था। उन्होंने महिलाओं को एक ड्रोन के बारे में जानकारी दी है, जिसे हम सभी कृषक बहन और भाइयों से ये बताना चाहेंगे कि इसका प्रशिक्षण जो आपके आसपास का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ड्रोन जो है वो सिंचाई उससे हम जो भी छिड़काव करते हैं वो बहुत ही सस्ता और आसान पड़ता है। ये महिलाओं को सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे होता है कि जैसे हम धान की खिताई उसमें कर रहे हैं और बड़े खेतों में हैं तो वहाँ तक खेत के बीच में जाना उतना आसान नहीं होता है, तो हम ड्रोन के द्वारा इसमें छिड़काव करेंगे तो काफ़ी मतलब उसमें मेहनत कम लगती है, आसान भी पड़ता है। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप पशुपालन भी करती हैं, तो आप मतलब इस तरह से आप समग्र रूप से और क्या क्या करती हैं, मतलब मछली पालन या मतलब अन्य किस तरह के जो है उपाय अपनाती हैं जिससे आपकी लागत बचती है और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है? हम खेती के साथ जो हमारा बागवानी का काम होता है, हम सभी कृषक बहनों से भी कहना चाहेंगे कि जो सभी कृषक बहनें जो गांव से संबंधित है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, वो मतलब सब्जी का उत्पादन करें। सब्जी के उत्पादन से हमेशा, जैसे अभी बरसात का टाइम है, सब्जियों के उत्पादन कम होता है, तो यदि वह कृषि केंद्र में जा कर के सही जानकारी ले करके और बरसात में यदि वो कोई भी सब्जी उगाती हैं तो उनको काफ़ी अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। और दूसरा ये कि जो हम पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन से क्या होता है कि जो दूध होता है तो दूध से उसमें घी बना करके जो हमारी ग्रामीण अंचल की बहनें हैं तो घी बना करके वो अच्छा उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। और पशुधन से और भी फायदे होते हैं हमारी खेती के लिए, जैसे जो गोबर हमें प्राप्त होता है तो जो हम सब्जियां लगाते हैं तो उससे हम जो कंपोस्ट बना करके मतलब खेतों में बोने से पहले वहाँ पे जो हम डाल देते हैं तो उससे हमारी जो सब्जियां उगती हैं तो काफ़ी अच्छी सब्जियां रहती हैं और उत्पादन भी हमारा बहुत अच्छा उसमें होता है, जिससे हमारी आय कई गुना उसमें बढ़ जाती है। जी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ ललिता जी आपका एक प्रश्न था सर से, आप कर सकती हैं। जी सर हमारा प्रश्न ये है कि
जो खेतों में इस समय जोंक की समस्या बहुत हो रही है, छोटी जोंकी की समस्या बहुत हो रही है, जिससे हमारी जो सब्जियां लगती हैं तो सब्जियों का वो पूरा रस खींच लेती हैं, इससे हमारी उत्पादन क्षमता प्रभावित बहुत हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करें, उसमें कैसे दवाई का उपयोग करें, वो आप हमें बताइए और साथ साथ हमारे कृषक भाई एवं बहनों को भी बताइए। ये एक बहुत आम समस्या इन्होंने पूछी है और इस समय बरसात में ये मुख्य समस्या होती है। उसे स्नेल भी बोलते हैं। तो ये पॉली हाउस में जो शिमला मिर्च की खेती करते हैं, जो आसपास में तालाब होते हैं, तो उसमें भी ये समस्या देखने में आती है। तो उसमें दो तरीके से आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। या तो आप उस सारी स्नेल को आप कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, पकड़ लो, मैनुअली हाथ से उठा लो और उसको जो है किसी गड्ढे में डालकर उसमें नमक का घोल डाल दें, तो वो सारी स्वतः ही वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमारे किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में स्नेल है और पेड़ों पे वो चढ़ चुकी हैं, तो उसको कर नहीं पाता किसान भाई, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को ये आवश्यक रूप से ये जानना है कि एक दवाई आती है मेटल्डिहाइड। मेटल्डिहाइड दवाई की टैबलेट गोली आती हैं। उन गोलियों को अगर आप अपनी फसल के पास में या फलों के पास में थोड़ी थोड़ी गोलियों को डाल देते हैं, तो वो जो स्नेल होती हैं जिनको आप जोक बोल रहे हैं, तो वो सारी उन स्नेल उस गोलियों की तरफ आकर्षित होती हैं। और उस मेटल्डिहाइड में ऐसी स्मेल या ऐसा रस होता है कि जैसे ही वो स्नेल उसके पास जाती हैं और उसको सूंघती हैं या टेस्ट करती हैं, वो वहीं पे सब मर जाती हैं। और उसमें एक अट्रैक्शन होता है कि वो फलों पे न जाके उस मेटल्डिहाइड की तरफ जाती है और मेटल्डिहाइड के पास जाके सारी स्नेल वो खुद पे खुद मर जाती हैं। तो मेटल्डिहाइड के इस्तेमाल से और नमक के घोल के प्रयोग से आप पूरी जोक को स्नेल को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी सब्जी और फलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने। और सर, अंत में जाते जाते चलते चलते आपसे किसान भाइयों के लिए एक संदेश चाहेंगे। जी, किसान भाइयों को मैं अंत में बताना चाहूँगा कि अभी वर्षा ऋतु के समय में अधिक बारिश जब होती है तो उस समय किसान भाइयों को काफ़ी समस्या आती है, चाहे वो सब्जी हो या फल हो। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि पानी का भराव न होने दें, पानी को एक जगह इकट्ठा न होने दें। ढालूदार खेत पे अगर हो सकता है, संभव हो, तो बरसात के समय में ढालूदार खेत पे सब्जी को लगाएं और सब्जी को समतल खेत पे न लगाएं, उठी हुई बेड पे लगाएं। और अधिक बारिश की वजह से जो पौध तैयार करते हैं किसान भाई, चाहे प्याज हो या सब्जी, वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके लिए उसके ऊपर उसकी सुरक्षा के लिए नेट या पन्नी बांध दें। तो अधिक बारिश की वजह से हमारी जो सब्जियों में नुकसान होता है या फलों में नुकसान होता है, उस नेट से या पन्नी से बचा जा सकता है। और उसको उठी हुई बेड पे आप सब्जी और फलों को लगाएं। फलदार वृक्ष के पास पानी को इकट्ठा न होने दें और उसका फलों का अभी थाला न बनाएं, नहीं तो पानी इकट्ठा होने के साथ वो फल काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो किसान भाइयों को मैं यहाँ सलाह देना चाहूँगा कि अधिक बारिश में पानी का भराव न होने दें, उसकी समुचित निकासी करें। और पानी हमारे फलदार को प्रभावित करता है तो तुरंत उसमें जो है किसी कवकनाशी फफूंदनाशी दवाई से उपचारित करें। जी सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। इसी के साथ ललिता जी, अब आपसे भी चलते चलते कि महिलाओं को आप जागरूक करने के लिए क्या करती हैं और किसान महिला जो है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं किसान महिलाओं से यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास पर्याप्त ज़मीन है और आय के साधन उनके पास कम है, तो वो खेती पे सही प्रशिक्षण लेकर के अपने आसपास के विज्ञान केंद्र से, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे थोड़ा सा सलाह लेकर के और जो आधुनिक संसाधन हैं उनका भी उपयोग करके और खेती करें। और जो सब्जियां लगाती हैं उनको भी आधुनिक तरीके से थोड़ा करें, तो उनकी आय का जो साधन है वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अपने जो खेती कर रही हैं तो खेती के साथ वो पशुधनों को भी पालें, दूध वाले पशुधनों को भी पालें, तो इसके साथ उनकी आय जो होगी वह दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि जो दूध होता है, दूध से कई चीज़ बनाई जाती हैं और वो काफ़ी समय तक उनको रख सकती हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको वो मार्केट में ले जाके, जैसे घी है तो वो बेचेंगी, तो घी में पर्याप्त मात्रा में उनकी आय हो जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप दोनों कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर मुकुल कुमार जी आपका भी और ललिता कुशवाहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, आज हमने वर्षा ऋतु में उद्यानिकी में सामयिक कार्यों पर चर्चा की और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का लाभ लेकर अपने खेती में दुगना लाभ कमाएं।
इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।